पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने हीगल के राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार किया और आज जो अंतिम विषय है वो उसका इतिहास दर्शन है, उसकी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, जिसका दर्शन, इतिहास और राजनीति शास्त्र के चिंतन में बड़ा महत्व है। इस संबंध में पहली बात तो ये है कि जो इतिहास की अनुभवात्मक अवधारणा है, ये जिसको एम्पिरिकल अप्रोच टू हिस्ट्री कहते हैं, कि जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, उनको एक्यूमुलेट करके, उनकी एनालिसिस करके, उसके आधार पर कोई अध्येता, कोई इतिहासकार अनेक निष्कर्ष निकालता है। तो इस प्रकार के इतिहास या इस प्रकार के इतिहास की धारणा में हीगल का कोई विश्वास नहीं, और न ही वो ये मानता है कि जो कुछ भी इतिहास में घटित होता है उसके पीछे मानवीय कारक होते हैं, यानी मैन मेक्स हिस्ट्री, इस तरह की धारणा को भी स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि वो कहता है कि जो महापुरुष हैं वे भी इतिहास की धारा का निर्धारण नहीं करते। नाइदर मैन मेक्स हिस्ट्री नॉर ग्रेट मैन मेक हिस्ट्री, ऐसा उसका विचार है। तो उसने जो इतिहास का सिद्धांत दिया उसके लिए एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं और वो है थियोडाइसी। मूल रूप से ये एक जूइश क्रिश्चियन ट्रेडिशन की अवधारणा है, जिसमें ये माना गया कि जो इतिहास है और जो भी इतिहास की घटनाएं हैं वे एक ईश्वरीय विधान का अनफोल्डमेंट है। यानी जो ईश्वर है वो विभिन्न प्रकार की सोशल, कल्चरल, रिलीजियस फोर्सेस को जन्म देता है और उसके आधार पर मानव जाति का इतिहास चलता है, बनता है, बिगड़ता है। तो ये जो थियोडाइसी का विचार है, इसी प्रकार की मान्यता का प्रतिपादन हीगल ने किया। हीगल भी कहता है कि इतिहास जो है वो विश्वात्मा के मस्तिष्क में विद्यमान जो रेशनल प्लान है, जो डिवाइन प्लान है, उसका प्रगटीकरण है, उसका अनफोल्डमेंट है। यानी इतिहास जो है वो एक डिवाइन प्लान की वर्किंग आउट है, उसका घटित होना है। जो कुछ भी मानव जाति के इतिहास में हुआ है अभी तक, वो उसी ईश्वरीय योजना के अनुसार घटित होता रहा है और उसी में उत्थान के, पतन के, अच्छे और बुरे दोहराते रहते हैं। और दूसरी बात वो कहता है कि इतिहास की इस धारा का एक लक्ष्य है, जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक टेलोलॉजी, एक दिशा की ओर जा रही है। यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वे कोई हैपहज़ार्ड तरीके से नहीं घटती, बल्कि उनका एक डेफिनेट गोल होता है जिधर वो प्रस्थान कर रही हैं। तो इसलिए वो ये मानता है कि जो इतिहास की घटनाएं हैं उनका एक अपना गंतव्य है, और वो गंतव्य है स्वतंत्रता के पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम। ये इतिहास के प्रस्थान का अंतिम लक्ष्य है। तो इसलिए वो कहता है कि जो विश्व का इतिहास है वस्तुतः वो स्वतंत्रता की अवधारणा के उन्नयन का इतिहास है। तो ये वो एक धारणा प्रस्तुत करता है। अब जो भी इतिहास में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, हीगल का ऐसा मानना है, जिन घटनाओं को हम लोग कह सकते हैं कि वो उसमें बहुत कुछ अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वो कहता है कि इतिहास को देखने के दो धरातल हैं। जब हम मानवीय धरातल से, जब हम ह्यूमन लेवल पर हिस्ट्री को देखते हैं, तो जैसा कि सेबाइन ने लिखा,
हिस्ट्री हमको आयरनीज़ और ट्रेजेडीज़ का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ती है कि जिसमें बहुत सारी अटपटी घटनाएं, बहुत सारी दुखद घटनाएं, बहुत सारे अच्छे दौर, ये सब घटित होते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। और किसी दौर का मूल्यांकन करके हम आनंदित होते हैं, किसी दौर का मूल्यांकन करके हम क्षुब्ध होते हैं। यानी इतिहास की जो भी घटनाएं हैं उनको जब हम ह्यूमन एंगल से देखते हैं तब हमारा एक प्रकार का पर्सपेक्टिव बनता है, एक प्रकार की दृष्टि बनती है। और हम कहते हैं कि किसी सभ्यता का उदय हुआ या किसी सभ्यता का पतन हुआ, एक स्वर्ण युग आया या अंध युग आया, या इस दौर में बहुत प्रगति हुई, इस दौर में काफ़ी पतन देखने को मिला, या ये दौर अच्छा था, ये दौर बुरा था। इस तरह की जो इवैल्यूएशंस हैं हमारे इतिहासकारों के या साधारण मनुष्यों के, वो इवैल्यूएशंस हम इतिहास के इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानवीय धरातल से उस डिवाइन प्लान के अनफोल्डमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस घटनाक्रम को होलिस्टिक तरीके से देखें, यानी अगर इस घटनाक्रम को आप ईश्वरीय विधान के अंग के रूप में देखें, तो वस्तुतः ये उत्थान पतन या अच्छा बुरा दौर ये केवल एक मृग मरीचिका मालूम पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि उसने अपने डायलेक्टिक्स के प्रतिपादन में कहा कि डायलेक्टिक्स अंततः जो भी उसके द्वंद्व हैं, जो भी उसके विरोधाभास हैं, उनका सबका समाधान करते हुए उच्चतर स्थिति की ओर जाती है। डायलेक्टिक्स जो है सिंथेसिस के लेवल पर पहुंचकर एक उच्चतर स्थिति में पहुंचती है। तो जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है वो आपको और बेहतर बना रहा है, चीज़ों को और उच्चतर धरातल पर ले जा रहा है। इसी तरह से इतिहास की जो धारा है वो हम उसको चाहे अच्छे या बुरे के रूप में देखें, लेकिन कुल मिलाकर जब हम देखते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द होल, जिसको सेबाइन ने कहा है ना, समग्रता में जब हम उसको देखते हैं और ईश्वरीय विधान को ध्यान में रखते हुए जब हम उसको देखते हैं, तब हम देखेंगे कि इतिहास हमेशा श्रेष्ठता की ओर, उन्नयन की ओर प्रस्थान कर रहा है। यानी हम, जिसको कि सेबाइन ने कहा कि हम एक साइक्लिक और एक स्पाइरल एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, हमें हमेशा एक बेहतर और उच्चतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इतिहास को देखने का जो मानवीय धरातल है और इतिहास को देखने का जो एक विश्वात्मा के विधान को समझने वालों का जो धरातल है उसमें भेद है। एक ही घटना को दोनों अलग अलग दृष्टि से देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, ऐसा हीगल का मानना है। और वो कहता है कि इतिहास में जो कुछ भी घटित होता है वो इसी ईश्वरीय विधान के अनुसार घटित होता है। और बहुत बार मनुष्य या मनुष्यों के समूह या जो शासक वर्ग रहे हैं वे अपने तरीके से घटनाओं को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ईश्वरीय विधान है वो उसको, अगर वो नहीं चाहता कि चीज़ें उस तरह से या उस दिशा में घटित हों, तो ईश्वरीय विधान के तहत ऐसा कुछ हो जाता है कि जो भी राजाओं के या सेनापतियों के या सेनाओं के या अन्य लोगों के जो भी प्लान हैं वो सब अपसेट हो जाते हैं, जिसको कि हीगल कहता है कनिंग ऑफ रीज़न, कि जो विश्वात्मा है वो सारे ह्यूमन डिज़ाइंस को, सारे ह्यूमन प्लान्स को अपसेट कर देती है, क्योंकि अंततः मनुष्य की नहीं ईश्वरीय इच्छा के अनुसार सब कुछ होना है संसार में। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब वर्ल्ड स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन है, उसमें मनुष्य की भूमिका बड़ी सीमित है। तो इसलिए वो कहता है कि जो कनिंग ऑफ रीज़न यानी जो डिवाइन प्लान है वो प्रिवेल करेगा। जो ह्यूमन एम्बिशंस हैं या जो ह्यूमन डिज़ाइंस हैं या जो ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं
उनका रोल बहुत लिमिटेड होता है, उनकी भूमिका बहुत सीमित होती है, ऐसा उसका मानना है। जैसे कि थियोडाइसी की धारणा में है कि मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा जो है वो अंततः प्रिवेल करती है। तो इस आधार पर वो ये एक अन्य पक्ष है जिसको कि वो अपने इतिहास सिद्धांत में प्रतिपादित करता है। फिर उसने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अपने इतिहास के सिद्धांत में कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज वर्ल्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस। विश्व का इतिहास विश्व का न्यायालय। अब ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है कि द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज वर्ल्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस। हीगल का कहना यह है कि जो भी इतिहास में अच्छे या बुरे, जटिल या सामान्य प्रश्न उठते रहते हैं, उन प्रश्नों का समाधान भी होता रहता है, क्योंकि जो डिवाइन प्लान है वो चीज़ों को आधे अधूरे में नहीं छोड़ता, बल्कि उसको उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। इसलिए किसी दौर में मान लिया किसी दो देशों के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें जो विजेता है इसके मतलब है कि वर्ल्ड स्पिरिट उसको फेवर कर रही है और अब इतिहास की धारा उस विजेता देश के द्वारा निर्धारित की जाएगी, ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है। तो इतिहास में जो भी जीत हार हो रही है, जो भी घटित हो रहा है, वो सब ईश्वरीय न्याय है, एक डिवाइन जस्टिस है। और इसलिए किसी भी घटना को हम जब अपने एंगल से देखेंगे तब तो अच्छा बुरा कहेंगे, अन्यथा जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्योंकि वो एक डिवाइन प्लान के तहत घटित हो रहा है, इसलिए वो तो सब अच्छा ही हो रहा है। एवरीथिंग वर्क्स फॉर वेल, एवरीथिंग वर्क्स फॉर गुड। तो ऐसा उसका मानना है। तो इतिहास में, इतिहास एक न्यायालय भी है। वहाँ पर चीज़ों, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से विश्वात्मा अपने निर्णय को भी सुनाती है कि वो किस राज्य में अपने को प्रकट कर रही है, वो किस दिशा में मानवीय जो इतिहास उसको ले जाना चाहती है, वो किन प्रकार के संकल्पों और किन प्रकार के दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए इतिहास के द्वारा हमें जो ईश्वरीय इच्छा है कि किस दिशा में चीज़ें चलनी चाहिए, उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वो कहता है द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी जो हिस्ट्री है वो ग्रेट अर्बाइटर है, वो परम निर्णायक है, सर्वोच्च निर्णायक है। जो चीज़ें मनुष्य अपने स्तर पर निर्णय नहीं कर पाता, जो चीज़ें मनुष्यों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, अंततः वे नहीं बल्कि जो विश्वात्मा की इच्छा है उस पर आधारित निर्णय ही सामने आते हैं और सफल होते हैं, ऐसा उसका विचार है। एक अन्य प्रश्न जो कि इतिहास सिद्धांत में हमेशा प्रमुख रहा है वो ये कि महापुरुषों की क्या भूमिका है। ग्रेट मैन मेक हिस्ट्री, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इतिहास की धारा को मोड़ने का, निर्धारित करने का कार्य महापुरुषों के द्वारा होता है। और हम कहते भी हैं कि भाई फलां सम्राट ने, या जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप का इतिहास बदल दिया, उसकी धारा को बदल दिया, या फलां चिंतक ने, फ्रायड ने या मार्क्स ने हमारे युग के चिंतन की धारा को बदल दिया, या किसी धर्म के आगमन से मानवता के विकास के स्वरूप की धारा बदल गई। आमतौर से हम ऐसी बात करते हैं कि जो इतिहास है वो महापुरुषों की कृति होती है। जो ग्रेट मैन हैं उनके द्वारा इतिहास का निर्माण होता है, उनके द्वारा इतिहास का सृजन होता है। हीगल इस बात से सहमत नहीं है। हीगल इतिहास में महापुरुषों
जिनको कि वो वर्ल्ड हिस्टोरिकल इंडिविजुअल्स कहता है, महापुरुषों के महत्व को तो स्वीकार करता है, लेकिन वो ये नहीं मानता और लॉजिकली मान भी नहीं सकता जो उसका विश्वात्मा का सिद्धांत है। और अगर इतिहास विश्वात्मा के विधान का प्रकटीकरण है तो वो मान भी नहीं सकता है। तो वो ये मानता है कि महापुरुषों की भूमिका तो होती है इतिहास की घटनाओं में और इतिहास को निर्णायक दिशा देने में, लेकिन वो भूमिका सेकेंडरी होती है, गॉड होती है। मुख्यतः तो इतिहास उस दिशा में चलता है जिस दिशा में विश्वात्मा की इच्छा होती है। महापुरुष उसी को कहते हैं, वर्ल्ड हिस्टोरिकल इंडिविजुअल्स उन्हीं को कहते हैं जो ईश्वरी विधान को समय रहते पहचान लें और उसमें सहयोग करने का काम करें, उसमें कोऑपरेट करने का काम करें। उनको महापुरुष कहते हैं कि जो डिवाइन प्लान की जिनको कुछ झलक मिल जाए और वे भी उस प्रक्रिया में उन सोशल पॉलिटिकल फोर्सेस या उन कल्चरल फोर्सेस को उसी दिशा में ले जाने में मदद करें, उन्हीं को हम लोगों को महापुरुष कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महापुरुष जो है ईश्वरी विधान के विपरीत जाकर घटनाओं को दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। महापुरुषों की महानता या उनकी दूरदर्शिता इस बात में है कि वो उस ईश्वरीय विधान को समझ लें समय रहते और स्वयं उसको पूरा करने में अपने को समर्पित कर दें। तो इसलिए वो ये कहता है कि जो ग्रेट मैन नाइदर मेक नॉर गाइड हिस्ट्री, वो केवल जो दिशा में जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं उस दिशा में ले जाने में सहयोग करते हैं। यानी पॉलिटिकल जीनियस उसमें है कि जो विश्वात्मा के विधान को समझकर उसके अनुसार अपनी भूमिका निभाना शुरू करते हैं, वो पॉलिटिकल जीनियस है, ऐसा हीगल का मानना है। तो इसलिए वो ये तो नहीं मानता कि जो महापुरुष हैं वे इतिहास का निर्माण करते हैं या वे इतिहास की दिशा को बदल सकते हैं या बदलते रहे हैं, लेकिन वो ये अवश्य मानता है कि उन्हीं को महापुरुष कहा जा सकता है जो कि उस डिवाइन प्लान की जिनको एक इंकलिंग हो, जिनकी एक झलक जिनको मिल चुकी हो और वे अपने प्रयत्न भी उसी दिशा में लगाएं। तो इस प्रकार की मान्यता का। और फिर एक अन्य बात वो इतिहास के अपने इतिहास दर्शन में कहता है कि किसी भी दौर का सम्यक मूल्यांकन हम तभी कर सकते हैं जब वो दौर पूरा हो जाए, जब वो दौर बीत जाए, तभी हम उस दौर का सम्यक मूल्यांकन कर सकते हैं। A clear understanding of any social system emerges when it is on way to extinction. कि किसी भी दौर की सही समझ तभी हमको मिल पाती है कि जब वो दौर समाप्त होने वाला होता है। और इस संदर्भ में वो यूनानी इतिहास का दृष्टांत देता है। वो कहता है कि जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे जो दार्शनिकों ने जो कहा यूनानी सभ्यता के संदर्भ में कि यूनानी सभ्यता का स्वरूप क्या था, उसके मूल्य, उसके आदर्श क्या थे, वे कहाँ तक प्राप्त किए जा सके, नगर राज्यों की जो व्यवस्थाएं थीं उनमें जो उथल पुथल थी वो इतनी सब क्यों थी। तो जो कुछ भी उन्होंने यूनानी इतिहास और यूनानी संस्कृति के विषय में अपने ग्रंथों में लिखा, वो तब लिखा जबकि यूनानी सभ्यता का पतन होने लगा था या जबकि यूनानी सभ्यता का अंत सन्निकट था, तब उन्होंने अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत किया। एक तरह से यूनानी सभ्यता का सम्यक चरित्र चित्रण प्लेटो या अरिस्टोटल या दूसरे जो
उस दौर के दार्शनिक थे वो तब कर पाए जबकि दौर पूरी तरह से बीत चुका था और जबकि उन्होंने उस पूरे दौर को भली प्रकार से समझने का प्रयास किया था। तो इसलिए वो कहता है कि जब तक चीज़ें घटित हो रही हैं तब तक आप उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब तक हिस्ट्री प्रोसेस में है तब तक आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई आप अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अंतिम निष्कर्ष तो किसी दौर के इतिहास के विषय में आप तभी निकाल सकते हैं कि जब वो दौर अपनी अवधि को पूरा कर चुका हो और जब वो धीरे धीरे समापन की ओर हो, जिसको कि उसने एक प्रसिद्ध वाक्य के द्वारा प्रकट किया कि जो द आउल ऑफ मिनर्वा टेक्स टू फ्लाइट व्हेन द डार्कनेस डिसेंड्स, कि उल्लू की उड़ान तब शुरू होती है जबकि दिन ढल जाता है। तो ये आउल ऑफ मिनर्वा, जो हिस्टोरियन है, जो फिलॉसफर है, वो आउल ऑफ मिनर्वा की तरह है कि जब दौर बीत चुका है, पूरा उसने दौर का पूरा परिप्रेक्ष्य उसके सामने जब आ गया, तब वो उसका मूल्यांकन करेगा कि उस दौर को हम कैसे देखें या कैसे उसकी व्याख्या करें या कैसे उसके गुण दोषों पर विचार करें। जब तक चीज़ें घटित हो रही हैं तब तक आप केवल अनुमान स्पेकुलेट कर सकते हैं, आप उसके विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो इसलिए वो कहता है कि हिस्ट्री को प्रोसेस के दौरान भली प्रकार से नहीं समझा जा सकता। प्रोसेस के कंप्लीट होने पर ही हिस्ट्री के विषय में कोई पर्सपेक्टिव बनाना उचित होगा। फिर उसने, जैसा कि मैंने बताया, कि वो कहता है कि जो विश्व का इतिहास है वो स्वतंत्रता के विकास का इतिहास है और वो जो विकास है वो डायलेक्टिकल तरीके से हो रहा है। द्वंद्वात्मक पद्धति से हर चीज़ विकसित हुई है, तो द्वंद्वात्मक तरीके से मानव इतिहास भी विकसित हुआ है और इसलिए वो स्वतंत्रता के विकास क्रम को डायलेक्टिकल तरीके से चित्रित भी करता है। वो कहता है कि अगर हम विश्व के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि जो पूर्वी सभ्यताएं थीं, चीन वगैरह, चीन है, भारत है, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता था, है ना। Here only one individual enjoyed freedom and that individual was the despot। कि यहाँ पर जो शासक होता था, जो अधिनायक, क्योंकि वो मानता है कि ये सब जो ओरिएंटल देश हैं ये सब डिस्पोटिक रहे। यूरोप के ज़्यादातर उस समय के इतिहासकार और दार्शनिक पूर्वी सभ्यताओं को डिस्पोटिक मानते थे, हीगल ही मानता था। और डिस्पोटिज्म में केवल जो शासक है वो स्वतंत्र होता है, जो चाहे सोचे, जो चाहे करे, जो चाहे विचार करे। तो डिस्पोटिज्म में एक व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है, ओनली वन मैन इज फ्री एंड दैट वन मैन इज डिस्पॉट। ये पहला चरण था डायलेक्टिकल प्रोसेस में, यानी थीसिस ये थी। जो पूर्वी सभ्यताएं थीं वहाँ पर केवल एक मनुष्य स्वतंत्र था, बाकी सब गुलाम थे। इसलिए इन सभ्यताओं में गुलामी की प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, स्लेवरी का सिस्टम बड़े पैमाने पर प्रचलन में था। फिर इसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई हिस्टोरिकल प्रोसेस में, इसकी एंटीथेसिस का, इसके प्रतिवाद का दौर आया। और वो जो प्रतिवाद का दौर आया उसमें जो रोमन और ग्रीक सभ्यता का जो दौर आया, तो रोमन और ग्रीक सभ्यता में कुछ लोग स्वतंत्र थे। उसमें दास्ता थी, यूनान में भी हम लोग जानते हैं दास्ता थी, रोम में भी दास्ता थी, दास्ता पर आधारित सभ्यताएं थीं। हीगल कहता है कि वहाँ दास्ता थी लेकिन कुछ लोग स्वतंत्र थे। यानी स्वतंत्रता के विकास की प्रक्रिया में जो एंटीथेसिस की स्टेज आती है, ग्रीको रोमन एज जब आती है, तो स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि होती है, स्वतंत्रता के एंजॉयमेंट में वृद्धि होती है और अब कुछ लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं।
जैसे कि रोम में जो प्लेबियंस थे वे सब दास थे, लेकिन जो पेट्रिशियंस थे, थोड़े से कुलीन लोग, वे स्वतंत्र थे। इसी तरह से यूनान में था। लेकिन जो तीसरा चरण आया मानव इतिहास के विकास में, जो कि जर्मनी की श्रेष्ठता का चरण है, उस चरण में आप देखते हैं कि ऑल आर फ्री, सभी लोग स्वतंत्र हैं। खासतौर से वो अपने समय के प्रशा का उल्लेख करता है कि देखिए जर्मनी में तो स्वतंत्रता सबको प्राप्त है। तो ये जो सिंथेसिस की एक तरह से तीसरी स्टेज है, जो डायलेक्टिक्स की, जो हिस्टोरिकल प्रोसेस का जो अंतिम तीसरा चरण है, तब जाके स्वतंत्रता को सब लोगों ने प्राप्त किया और अब स्वतंत्रता को सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है वो फ्रीडम के ग्रेजुअल डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, स्वतंत्रता के क्रमिक विकास का इतिहास है, रेशनल फ्रीडम के क्रमिक विकास का इतिहास है। और वो ये है कि एक स्टेज थी जबकि एक व्यक्ति स्वतंत्र था, दूसरी स्टेज आई जबकि स्वतंत्रता का थोड़ा सा विस्तार हुआ और कुछ लोगों को ये प्राप्त हुई, और अब ये अंतिम स्टेज आ चुकी है जर्मनी में, प्रशा में, कि जहाँ पर सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस तरह से वो ये कहता है कि जो विश्व का इतिहास है वो स्वतंत्रता के क्रमिक विकास का इतिहास है, और ये विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से चलता रहा है। यानी अब स्वतंत्रता सबको प्राप्त हो गई तो वो विकास क्रम परिपूर्ण हो गया, ऐसा हीगल का मानना है। तो ये हीगल का इतिहास दर्शन है जिसमें बहुत सारे अंतर्विरोध भी हैं कि जिस तरह से उसने इतिहास को पूरी तरह से ईश्वर के इच्छा के अधीन माना, या जिस तरह से उसने इतिहास के विभिन्न चरणों में स्वतंत्रता के विकास को लेकर अपना एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, या जिस तरह से उसने महापुरुषों की भूमिका को गौड़ माना, तो ये सब आलोचना के मुद्दे रहे हैं। जो समीक्षक हैं उन्होंने इन सब पक्षों के ऊपर बहुत आलोचनाएं की हैं हीगल की। लेकिन फिर भी यह है कि जो हिस्टोरिसिज्म जिसको कहते हैं, इतिहासवाद की जो धारणा है जो कि हीगल ने प्रारंभ की, उसका परवर्ती चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने भी इसी तरह से इतिहास में एक एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। इसी तरह से मार्क्स ने भी अपने चिंतन में एक इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रतिपादित की, जो कि हीगल से ही प्रेरित और प्रभावित थी, हालांकि उसकी डायरेक्शन दूसरी थी। तो हीगल के या टॉयनबी ने बाद में 20वीं शताब्दी में उन्होंने भी जो इतिहास दर्शन दिया उसके ऊपर भी हीगल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो हीगल के इस विचार में गंभीर त्रुटियां हैं, दोष हैं, और परवर्ती चिंतकों ने इसको आधार बनाकर अपनी मान्यताओं को और परिवर्धित करने का, संशोधित करने का कार्य किया। वो भी एक पक्ष महत्वपूर्ण है। तो ये सब हीगल के मुख्य विचार हैं, उसके चिंतन के मुख्य पक्ष हैं। अब हीगल की जब हम समीक्षा करते हैं तो जो उसकी आलोचना का पक्ष है, तो हीगल के बहुत सारे आलोचक रहे और बड़ी कठोर आलोचनाएं भी हुई। अनेक दृष्टियों से हीगल की आलोचना हुई, जैसे कि उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्टाइल है, जो कि बड़ा दुरूह है, बड़ा जटिल है, और हीगल क्या कहना चाहता है, जो हीगल के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े अनडिफाइंड से या अनक्लियर से हैं, अस्पष्ट हैं। तो इसलिए बहुत सारे समीक्षकों ने कहा कि हीगल ने क्या कहा है ये पता करना बड़ा मुश्किल काम है, और लगता है कि शायद हीगल भी स्वयं अपने को समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहता है। तो एक तो जो समस्या हीगल में है वो उसकी लैंग्वेज और उसके स्टाइल में, कि इतना कॉम्प्लेक्स
और इतना एम्बिगुअस उसकी पद्धति है कि उसके बहुत सारे वक्तव्य या उसकी बहुत सारी धारणाएं पहेली बन के रह जाते हैं कि उनका ठीक ठीक क्या मंतव्य है, हीगल क्या कहना चाहता है, ये समझना बहुत कठिन काम है। तो इसलिए भी उसकी आलोचना हुई। फिर जिस तरह से उसने स्टेट को डिफाई किया, उसका दैवीकरण किया, वो आलोचना का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि और ये आलोचकों ने कहा कि भाई 16वीं 17वीं शताब्दी में डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स की धारणा प्रतिपादित की गई। हीगल ने डिवाइन राइट्स ऑफ स्टेट की धारणा प्रतिपादित कर दी कि राज्य को एक दैवीय संस्था बता दिया और परम शक्तिशाली बता दिया। एक प्रकार से उसने हाब्स के लेवाइथन की तरह राज्य का चरित्र चित्रण किया। तो इसलिए राज्य को जो उसने इतना जो महिमा मंडित किया, बारकर कहते हैं कि जो इतना उसने एग्जेल्ट किया नेशनल स्टेट को, कि उसको मिस्टिकल हाइट तक, रहस्यात्मक ऊंचाइयों तक वे उसको ले गए। यानी राज्य को ईश्वर तुल्य उसने बना दिया। जैसे कि ईश्वर की मिस्ट्री को हम लोग कभी समझ नहीं पाते, उसी तरह से उसने राज्य का जो चरित्र चित्रण किया और उससे राज्य को न केवल उसको उन्नत कर दिया, उसको एग्जल्ट किया, बल्कि वो एग्जल्ट करते करते राज्य को वो एक मिस्टीरियस डोमेन में, एक रहस्यात्मक क्षेत्र में ले जाता। तो इसलिए ये राज्य को इस तरह से डिफाई करना या एग्जल्ट करना, ये भी आलोचना का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और ख़ास तौर से जैसे कि उसके जो आदर्शवादी परंपरा में कन्या दार्शनिक जो बाद में आए T.H. ग्रीन, उन्होंने कहा कि भाई हीगल कहता है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, जो राज्य आज्ञा दे उसका पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद विचार है कि जैसे अब आजकल के राज्यों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ही निर्धन हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनको जीवन की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे लोगों को बताया जाए कि राज्य की आज्ञा का ही पालन करते रहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी से आपकी स्वतंत्रता की वृद्धि है, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। या इसी तरह से प्राचीन यूनान और रोम में जहाँ इतनी दास्ता थी और बहुत ही क्रूर प्रकार की, बहुत ही ब्रूटल किस्म की स्लेवरी थी, उन लोगों से कोई कहे कि राज्य की आज्ञा का जब आप पालन कर रहे हैं तो वस्तुतः स्वतंत्र हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद विचार होगा। तो इसलिए T.H. ग्रीन कहते हैं कि उसने जो स्वतंत्रता का दृष्टिकोण दिया वो बहुत ही बचकाना है, हास्यास्पद है, और वस्तुतः स्वतंत्रता को एक तरह से वो एबॉलिश ही कर देता है। राज्य के जैसे कि हॉब्स ने लेवाइथन रूपी विशालकाय दैत्य में व्यक्ति को विलीन कर दिया, व्यक्ति उसमें खो गया, तो वही काम हीगल ने भी किया, राज्य को इतना शक्तिशाली बनाकर। तो इसलिए राज्य को जिस प्रकार से उसने राज्य का दैवीकरण किया, उसको लेकर भी हीगल की बहुत आलोचना होती रही है। फिर हीगल में एक सबसे बड़ी समस्या ये उसकी जो डायलेक्टिक्स है, जो उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति है, वो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। कि अब जैसे कि डायलेक्टिकल एक्सप्लेनेशन कभी कभी बहुत ही आर्बिट्रेरी एक्सप्लेनेशन हो जाता है। हो सकता है हीगल जिस तरह से चीज़ों में डायलेक्टिकल एवोल्यूशन देख रहा हो, दूसरे लोग दूसरे तरीके से देखें उस एवोल्यूशन को। तो डायलेक्टिक्स का उपयोग तो
और तरीक़ों से भी किया जा सकता है और निष्कर्षों को भी निकालने में किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो इसलिए जो डायलेक्टिकल जो मेथड है वो अपने में एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी है, उससे कई अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। और फिर वो कहता है कि एक स्टेज पर जाके डायलेक्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, वहाँ पर जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है रुक जाता है। जैसे कि संस्थाओं के स्तर पर राष्ट्र राज्य की जब स्थापना हो गई है जर्मनी में, तो डायलेक्टिक्स की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये भी बहुत ही आर्बिट्रेरी है, बहुत ही रिडिकुलस है। इसका क्या प्रमाण है? ये केवल हीगल का पूर्वाग्रह है अपने देश के प्रति, या प्रशा के उस समय जो फ्रेडरिक विलियम नाम के राजा थे उनके प्रति उसकी निष्ठा है केवल ये, जो कि उसको ऐसा कहने के लिए प्रेरित कर रही है। इसको साइंटिफिकली तो प्रूव क्यों नहीं? डायलेक्टिकल प्रोसेस में नेशन स्टेट के आगे भी कोई स्टेज आएगी? कैसे हम मान लें कि इसके आगे कोई स्टेज नहीं आएगी? तो जिस तरह से उसने आर्बिट्रेरी तरीके से डायलेक्टिक्स को जहाँ चाहे वहाँ पर परिपूर्ण बना दिया, तो ये भी आलोचना का विषय रहा है। और इसको लेकर भी कि वो अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को प्रकट करने में डायलेक्टिक्स का सहारा लेता है। डायलेक्टिकल मेथड का जो उसका प्रयोग है वो बहुत ही बायस्ड है, बहुत ही आर्बिट्रेरी है, और वो कुछ चीज़ों को पहले से लगता है कि सोचे बैठा है कि इनकी महत्ता को या इनकी श्रेष्ठता का हमें प्रतिपादन करता है, और उसके लिए वो डायलेक्टिकल प्रोसेस का सहारा लेकर उनको इस्टेब्लिश कर देता है। तो इसलिए ये भी सही प्रयोग नहीं है डायलेक्टिक्स का, यानी ये तो डायलेक्टिक्स का मैनिपुलेशन है कि आप डायलेक्टिकल प्रोसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने विचारों को लादने के लिए, सुपर इम्पोज करने के लिए। और कभी कभी तो वो एक्चुअल को ही आइडियल बता देता है। कभी कभी तो कहता है कि जो एक्चुअल स्टेट्स हैं वो आइडियल स्टेट की तरफ बढ़ने, आइडिया ऑफ स्टेट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि नहीं, जो एक्चुअल है वही आइडियल है। जैसे कि अब उसके समय का जो जर्मनी है, जो प्रशा है, वही फाइनल फॉर्म है स्टेट की, नेशन स्टेट की, वही आइडियल स्टेट है। तो अब इस तरह की मान्यताएं भी हीगल ने प्रतिपादित की हैं कि जिससे कि जो एक्चुअल और आइडियल का जो अंतर है या उनका जो गैप है वो मिट जाता है। और फिर वार और इंटरनेशनल लॉ पर जो उसके विचार हैं कि राज्य जो है वो मॉरल इंस्टीट्यूशन है और राज्य के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, राज्य सभी प्रकार के नियमों, कानूनों और नैतिक प्रतिबंधों से ऊपर है ना। आगे चल के जो बात बर्नार्ड बोसांखे नाम के आइडियलिस्ट ने कही कि राज्य तो मॉरलिटी का क्रिएटर है, तो वो मॉरलिटी के जो लिमिटेशंस हैं उनसे कैसे बंध सकता है। स्टेट इज़ द गार्जियन ऑफ द होल मॉरल वर्ल्ड, इट कैन नॉट बी लिमिटेड बाय द मॉरल रिस्ट्रेंट्स। बोसांखे ने जो बात आगे कही हीगल भी वही मानता है। तो अब राज्य के लिए, राज्य जो भी करे वो सब नैतिक है, क्योंकि राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार के नैतिक प्रतिबंध वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो सुप्रीम और परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है। उसमें जो विश्वात्मा है उसका चरम विकास हो गया है नेशन स्टेट में, तो नेशन स्टेट जो करे सब ठीक है, और इसलिए युद्ध भी ठीक हैं, और इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज़ होती नहीं। तो ये एक प्रकार से वो इंटरनेशनल एनार्की को इनवाइट करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता का प्रतिपादन करता है। जैसे व्यक्ति और दूसरे समूहों के ऊपर नैतिक प्रतिबंध होते हैं, वैसे ही राज्य की संस्था के ऊपर भी नैतिक प्रतिबंध होते हैं और होने चाहिए। उसको
एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता, और मानने के बड़े खतरनाक परिणाम होते हैं, क्योंकि फिर तो राज्य जो हैं आंतरिक क्षेत्र में भी और बाह्य क्षेत्र में जो चाहे करने लग जाएगा अगर इन मॉरल लिमिटेशंस को नहीं मानेंगे। और अगर हम किसी हायर मॉरल ऑर्डर को नहीं मानेंगे जिसको स्टेट को भी मानना चाहिए, तब तो फिर राज्य जो है वो मनमानी करेगा, आंतरिक क्षेत्र में भी बाह्य क्षेत्र में भी। और अगर हम युद्ध को विश्वात्मा की इच्छा मान लें कि विश्वात्मा जो है वो युद्धों के माध्यम से ये तय करती है कि किसी समय कौन सा राज्य उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर तो संसार युद्धों में डूब जाएगा। युद्ध ही युद्ध चारों तरफ होंगे, क्योंकि हर राज्य फिर तो यही क्लेम करेगा कि भाई वर्ल्ड स्पिरिट हमारे साथ है, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं और हम जीत के दिखाएंगे। तो इसलिए जिस तरह की उसने मान्यता युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में प्रतिपादित की, वो मान्यता खतरनाक है और विश्व को युद्धों में और अराजकता में झोंकने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये भी एक जटिल प्रश्न है जो कि हीगल के चिंतन से पैदा होता है। अब हीगल के चिंतन को की जब अंतिम समालोचना हम करते हैं, जब उसका असेसमेंट करते हैं, तो बहुत सारी बातें विभिन्न दृष्टियों से उसके बारे में कही गई हैं, लेकिन हम अपने को केवल एक पक्ष तक सीमित रखेंगे, और वो ये है कि क्या हीगल, जैसा कि कहा गया कि हीगल टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज का जनक था। ये जो बहुत बड़ा आरोप हीगल के ऊपर लगता रहा है, ख़ास तौर से कार्ल पॉपर नाम के जो बड़े दार्शनिक एक समकालीन चिंतक में हुए, तो ये इस आरोप की सत्यता के ऊपर थोड़ा सा हमें विचार करना है कि वेदर हीगल वॉज द फादर ऑफ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज। क्योंकि ये कहा जाता है कि हीगल के विचारों को चरितार्थ करने का काम हिटलर ने किया जर्मनी में 20वीं शताब्दी में। हीगल के विचारों को चरितार्थ करने का काम मार्क्सवाद के संदर्भ में रूस में स्टालिन वगैरह ने किया, उस तरह से प्रेरणा लेकर, और सर्वाधिकारवादी राज्य स्थापित किए। तो क्या ये जो कुछ भी बाद में 20वीं शताब्दी में घटित हुआ, चाहे कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट स्टेट्स बने या जो फासिस्ट स्टेट्स बने, क्या हीगल के चिंतन में ऐसे तत्व हैं जो कि ऐसा करने का वातावरण प्रशस्त करते हैं? और इसलिए क्या हीगल को हम अधिनायकवादी सिद्धांतों का जनक मान सकते हैं? अब इसमें विभाजित दृष्टिकोण है। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा है, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर से कार्ल पॉपर मानते हैं कि प्रशनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म की जो विचारधारा है, प्रशावाद या सर्वाधिकारवाद की जो विचारधारा है, ये हीगल के चिंतन से ही उत्पन्न होती है। और उसने लिखा है कि वो जो था, हिज प्रिंसिपल वाज टू फाइट अगेंस्ट द ओपन सोसाइटी, कि मुक्त समाज की धारणा का वो विरोधी था, उसका वो आलोचक था हीगल। मुक्त समाज यानी वो समाज जहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, जहाँ पर संवैधानिक शासन हो। तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि वो ओपन सोसाइटी का शत्रु था, एनिमी था। और उसने अपने समय में जो प्रशा के सम्राट थे फ्रेडरिक विलियम, उनके निरंकुश तंत्र का पक्ष पोषण किया अपने दर्शन के द्वारा, अपनी मान्यताओं के द्वारा। और इसीलिए फ्रेडरिक विलियम ने प्रसन्न होकर उसको प्रशा का ऑफिशियल फिलॉसफर भी घोषित किया था। और बाद में हिटलर ने या स्टालिन ने या माओ जैसे लोगों ने उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने अपने देशों में
सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं स्थापित की। तो इसलिए पापर तो ये मानते हैं कि हीगल सर्वाधिकारवादी विचारों का जनक है, और उस सर्वाधिकारवाद ने विश्व को 2 महायुद्धों में झोंका। और अगर हम हिटलर और मुसोलिनी के युद्ध संबंधी विचारों को पढ़ें तो वे भी उसी तरह से वार को महिमा मंडित करते हैं जैसे कि हीगल ने किया। और वो मुसोलिनी का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, वार इज़ टू मैन व्हाट फेमिनिटी इज़ टू वीमेन, कि युद्ध करना तो पुरुषत्व का लक्षण है, पौरुष का लक्षण है। इसलिए मनुष्य जो पुरुष हैं वो तो युद्ध करेंगे ही करेंगे, उन्हें करना भी चाहिए। तो इसलिए वो ये सब चीज़ें जिनका कि हीगल ने वर्णन किया है या पक्ष पोषण किया है, उन्होंने इस तरह की प्रवृत्तियों को आगे चल के और प्रोत्साहित किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व को 2 महायुद्धों की विभीषिका से गुजरना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विचारक ऐसे हैं जैसे कि काफमैन है, या हर्बर्ट मार्क्यूज है, या एक जर्मनी के ही बहुत बड़े दार्शनिक हुए अर्नेस्ट कैसेरर हैं, जो कि पापर की मान्यता से सहमत नहीं। जैसे कि काफमैन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। काफमैन कहते हैं कि ये तो सही है कि हीगल कोई व्यक्तिवादी विचारक या कोई उदारवादी विचारक तो उसको नहीं कहा जा सकता। जब हम उसके संपूर्ण चिंतन को समझने की चेष्टा करते हैं तो संपूर्ण चिंतन से जो परिप्रेक्ष्य निकल के सामने आता है वो ये कि भाई ये लिबरल या इंडिविजुअलिस्ट थिंकर तो ये नहीं है। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि वो एक टोटलिटेरियन है, सर्वाधिकारवादी दर्शन का प्रतिपादन करता, ऐसा काफमैन ने कहा। यानी उसके चिंतन में चाहे वो लॉक या दूसरे उदारवादियों व्यक्तिवादियों जैसा स्वतंत्रता का पक्ष पोषण ना हो उस अर्थ में, लेकिन फिर भी वो अधिनायकवादी चिंतक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो काफमैन ने ये कहा, इट वुड बी एब्सर्ड टू रिप्रेजेंट हीगल एज ए रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट, कि उसको रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट कहना तो खैर गलत होगा, वो इंडिविजुअलिस्ट तो वो नहीं है, बट इट इज़ इक्वली एब्सर्ड टू क्लेम दैट ही इज़ ए टोटलिटेरियन। लेकिन ये कहना कि वो टोटलिटेरियन है ये भी उतना ही एब्सर्ड है, ये भी उतना ही गलत है। यानी हीगल के चिंतन में एक राज्य को एक महान संस्था के रूप में, राज्य को एक पूर्ण संस्था के रूप में चित्रित तो किया गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसमें व्यक्ति उस तरह से खो गया या विलीन हो गया या विलुप्त हो गया, या उसकी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रहा, जैसा कि हाब्स वगैरह के राज्य में हमें, या जैसा कि बाद में हिटलर वगैरह के राज्य में हमको देखने को मिलता। तो काफमैन इस तरह से हीगल का बचाव करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस भी कुछ इसी प्रकार की मान्यता का, जो कि क्योंकि हर्बर्ट मार्क्यूस ने भी हीगल के चिंतन पर एक ग्रंथ की रचना की, वो भी ये बात कहते हैं कि हीगल टोटलिटेरियन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो नेशनल सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, यानी जो फासिज्म या नाजिज्म है, उस आइडियोलॉजी और हीगल के दर्शन में कई मौलिक अंतर हैं। There are many fundamental differences between Hegel's philosophy and the ideology of fascism and Nazism. कई फंडामेंटल लेवल पर डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम हीगल को टोटलिटेरियन नहीं कह सकते। अगर हम क्योंकि उसने गवर्नमेंट को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया, लोगों के यानी वर्सेस
कि गवर्नमेंट वर्सेस पीपुल, स्टेट वर्सेस पीपुल, इस तरह की कोई सिचुएशन उसके चिंतन में दिखाई नहीं पड़ती। राज्य बनाम सरकार, राज्य बनाम व्यक्ति या सरकार बनाम व्यक्ति, इस तरह की कोई सिचुएशन, कोई स्थिति हीगल के चिंतन में दिखाई नहीं पड़ती। व्यक्ति की जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसको उसने प्रिजर्व रखा है, लेकिन समूह के अंग के रूप में। एक वो व्यक्ति को वो कहता है कि व्यक्ति एक सोशल डिपॉजिट है। सोशल डिपॉजिट कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर समाज और राज्य विद्यमान है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम अनइनकम्बर्ड नहीं हैं, बल्कि जो कुछ भी हम हैं वो राज्य और समाज की बदौलत हैं या उसके आधार पर हैं। तो ये जो दृष्टि है व्यक्ति को देखने की और व्यक्ति राज्य संबंधों को देखने की, वो दृष्टि नहीं है जो कि फाजीवादी या नाजीवादी विचारधारा में हमें दिखाई पड़ती है। तो मार्क्यूस कहते हैं कि दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और फिर अंत में जो बात अर्नेस्ट कैसिरर ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्नेस्ट कैसिरर ने ये कहा कि यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने राज्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, राज्य को बहुत महिमा मंडित किया, स्टेट को ग्लोरीफाई किया है, स्टेट को एक्सटॉल किया है, लेकिन ये कहिए कि उसने राज्य को टोटलिटेरियन बना दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हीगल का राज्य अंततः एक सीमित राज्य है, जो कि कैसिरर के शब्द हैं। वो कहता है स्टेट रिमेन्स ऑन द टेरिटरी ऑफ फाइनिट्यूड, कि राज्य अंततः सीमित धरातल पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि हीगल कहता है कि डायलेक्टिक प्रोसेस जो है वो राज्य को संस्थाओं के स्तर पर तो सबसे श्रेष्ठ संस्था बनाता है, लेकिन वो कहता है कि ये राज्य अपने में साध्य नहीं बन जाता। साध्य तो द्वंद्व की प्रक्रिया के द्वारा ही बताया जाता है कि राज्य का साध्य तो कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म है, यानी इनका स्थान राज्य से उच्चतर है। ऐसा अर्नेस्ट कैसिरर की व्याख्या है। मिथ ऑफ स्टेट नाम की उनकी जो पुस्तक है उसमें वो इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यानी धर्म और कला और दर्शन, इनकी सेवा करने के लिए, इनका उन्नयन करने के लिए राज्य है। राज्य अपने आप में अपना साध्य नहीं, जैसा कि आमतौर से हीगल के विषय में चरित्र चित्रण किया गया। राज्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए भी, राज्य को बहुत शक्तिशाली मानते हुए भी, वो राज्य के लक्ष्य की जहाँ पर चर्चा करता है वहाँ कहता है कि इन सब का की अभिवृद्धि करना, कलाओं की अभिवृद्धि करना, धर्म की अभिवृद्धि करना, दर्शन की अभिवृद्धि करना, ये राज्यों का लक्ष्य होता है। तो इसलिए कैसिरर ये मानते हैं कि वो उसको टोटलिटेरियन नहीं कहा जा सकता। उसको टोटलिटेरियन कहना हीगल का मिस इंटरप्रिटेशन है, उसकी गलत व्याख्या है। उसके चिंतन को जब हम पूरी तरह से नहीं समझते तभी हम ऐसा कर सकते हैं। हीगल के चिंतन का लेफ्ट और राइट दोनों प्रकार की विचारधाराओं पर बाद में गहरा प्रभाव पड़ा। हम लोग जानते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा का एक बड़ा सशक्त प्रतिपादक मार्क्स, वो भी हीगल से प्रभावित था, और इसी तरह से जो दक्षिणपंथी विचारधाराओं के जो प्रतिपादक थे वे भी हीगल से बहुत प्रभावित थे। तो इसलिए वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी प्रकार के विचारों पर हीगल का प्रभाव पड़ा। और चार्ल्स टेलर, जो कि हीगल के ऊपर जिन्होंने ग्रंथ की रचना की और जो एक समुदायवादी विचारक हैं हमारे दौर के, वो ये मानते हैं कि अगर हमें उदारवादी या नव उदारवादी विचारधारा की चुनौतियों को समझना है और उनका समाधान करना है तो उसमें हीगल का अध्ययन बहुत सहायक होगा, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि आजकल हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं वो न्यू लिबरल एज है,
नव उदारवादी दौर। इस नव उदारवादी दौर ने जिन चैलेंजेस को और जिन प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है, अगर हमें उन्हें ठीक से समझना है, चार्ल्स टेलर कहते हैं, और उनके समाधान का मार्ग निकालना है, तो इसमें हीगल का जो चिंतन है, उसका जो दर्शन है, वो हमें बहुत सहायता देगा। और यही हीगल के दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उसने व्यक्ति को, राज्य को, विधि को और अंततः संपूर्ण समाज की व्यवस्था को देखने की एक भिन्न दृष्टि प्रदान की, जो कि आज के उदारवादी या नव उदारवादी दौर में हमको बहुत अनेकों प्रकार की अतिवादिताओं से, एक्सट्रीमिटीज से बचा सकती है। यही हीगल का महत्व है।